हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज बच्चों हमारी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की हम क्लास नंबर 2 बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको याद होगा बच्चों, क्लास नंबर 1 हमारा पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में गया था कि मैंने क्या क्या चीज़ वहाँ पर की थी। तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा बेसिक बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या चीज़ आपकी यूज़ की जाती है। गुड्स होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी को सिर्फ कवर किया जाएगा, स्पेशल प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया जाएगा। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या सेंसेस फॉलो होते हैं, गुड्स क्या होता है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी बच्चों पे। ठीक है, तो आज बच्चों यहाँ पर हम अपने यूनिट नंबर 1 ही जो हमारे था ना, बेसिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसी को ही मैं अब आपको यहाँ पे बच्चों डिटेल में मतलब और भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या कर लिया था। तो जो 1930 में मैंने आपको बताया था, 1930 से पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता था। और 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग से बना दिया गया था। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से पार्ट को रिमूव करके एक अलग से एक न्यू एक्ट बना दिया गया था बच्चों। किस नाम से? दैट्स कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से बच्चों पे। ठीक है, तो ये सब हमने बच्चों में कंप्लीट कर लिया था। कुछ डेफिनेशन बच्चों हमने कंप्लीट कर ली थी। बायर सेलर क्या होता है, एजेंट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, और इंसॉल्वेंट क्या होता है, गुड्स क्या होता है बच्चों। ये गुड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, ये सब हमने बच्चों वहाँ पे डेफिनेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों जो हम करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था, याद होगा, दैट्स कॉल्ड द टाइप ऑफ गुड्स, जिसको बच्चों यहाँ पे नाम दे सकते हैं, दिस कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स। अब बच्चों जो गुड्स होता है ना, गुड्स का एक मीनिंग तो आप पढ़ चुके हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मुझे डिपेंड करता है कि गुड्स लेने कब आप जा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके हमने टाइप्स यहाँ बना दिए हैं। दैट्स को बच्चों यहाँ पे 3 टाइप्स उसके बच्चों हमने बनाए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बच्चों यहाँ पे बनाए, दैट्स कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स। अभी बात करेंगे एग्जिस्टिंग क्या होता है बच्चों यहाँ पे। सेकंड वन दैट इज बच्चों फ्यूचर गुड्स। एंड थर्ड वन बच्चों दैट्स कॉल्ड द कॉन्टीजेंट गुड्स। क्लियर? तो बच्चों पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स क्या है, कॉन्टीजेंट गुड्स क्या है, फिर उसके बाद हम बच्चों आगे डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों यहाँ पर कि एग्जिस्टिंग क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे कॉपी में हेडिंग लिखेंगे, दैट्स कॉल्ड द टाइप ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, कि गुड्स कितने टाइप्स का होता है। अब जो टाइप्स ऑफ गुड्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको टोटल 3 पोर्शन में बच्चों डिवाइड कर रहा हूँ। जो भी आपने पढ़े कि 3 टाइप्स के आपके गुड्स यहाँ पर हो सकते हैं बच्चों। यहाँ पे कौन कौन से गुड्स है बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स। तो बच्चों फर्स्ट वन हमारा टॉपिक आ रहा था, दैट्स कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स बच्चों, हम कवर कर रहे थे। सेकंड वन था बच्चों, दैट्स कॉल्ड द फ्यूचर गुड्स। एंड थर्ड वन बच्चों, दैट्स कॉल्ड द कॉन्टीजेंट गुड्स। सॉरी। तो 3 टाइप्स ऑफ गुड्स बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, नाम से हम लिख भी रहे हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड द कॉन्टीजेंट गुड्स। ठीक है, अब बच्चों डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एग्जिस्टिंग, तो बच्चों पहले एक चीज याद रखना है, जो मैं बात करूँ ना, एग्जिस्टिंग है, फ्यूचर है, कॉन्टीजेंट है, ये हम किस टाइम की बात करें बच्चों? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे बात की जा रही है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने जा रहा हूँ, या तो इमीडिएटली सेल हो रहा है या एग्रीमेंट सेल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर सेलर के पास गुड्स एग्जिस्ट करता है, उसके पास गुड्स है, गुड्स की ओनरशिप है, तो बच्चों उसको कौन सा गुड्स कहेंगे? दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैं कहना क्या चाहता हूँ, एग्जिस्टिंग गुड्स को बोलेंगे कि जो गुड्स एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर वो गुड्स एग्जिस्ट करता है बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स। दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों सेम थिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम गुड्स खरीदने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे सेलर के हाथ में गुड्स है, दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स। जैसे बच्चों एक किराने की शॉप पे आप जाते हो और आप कहते हो मुझे 1 kg शुगर चाहिए, तो दैट्स मीन शुगर वो कह रहा है जी हाँ मेरे पास अभी देता हूँ। तो मतलब कॉन्टेक्ट करते वक्त है ना उसके पास, उसकी शॉप पे रखी हुई है, तो उस गुड्स को क्या कहेंगे बच्चों पे? दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, फ्यूचर गुड्स बच्चों क्या होता है? फ्यूचर गुड्स में मान लो आप एक सोफा बनवाने के लिए गए थे, याद होगा, अभी सोफा उसके रेडी तो नहीं था ना, उसने कहा था ठीक है जी बना देंगे, 10 दिन लगेंगे, हम आपका सोफा रेडी कर देंगे। तो इसका मतलब जो जब कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, क्या वो गुड्स उसके पास एग्जिस्ट था? जी नहीं, येट टू बी मैन्युफैक्चर, येट टू बी प्रोड्यूस, कि मतलब अभी उसको बनाना बाकी है।
दिस इज कॉल्ड द, बच्चों उसको क्या नाम यहाँ पे दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं गुड्स नॉट एग्जिस्ट, goods not exist at the time of contract of sale। और बच्चों यहां पे हम कह सकते हैं yet to be manufactured, yet to be manufactured की भी या तो गुड्स अभी बनाना है और प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि भाई अभी गुड्स तैयार नहीं है, वो फ्यूचर में तैयार हो जाएगा, इसको अभी हम बाद में तैयार कर देंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भी फ्यूचर गुड्स में जो गुड्स अभी रेडी नहीं है, तो सिंपल थिंग बच्चों ये भी कह सकते हो कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस गुड्स का अभी टाइटल है ही नहीं, सेलर के पास है ही नहीं टाइटल उसका बच्चों पे, तो वो बच्चों किस में चला जाएगा, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर गुड्स में आपका चला जाएगा, जिसमें सेलर कहता है जी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास फ्यूचर में इसका जैसे टाइटल आएगा मैं आपको इसका पोजेसन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर कर दूंगा। तीसरा आता है बच्चों दैट्स कॉल्ड कॉन्टिजेंट गुड्स। अब जो कॉन्टिजेंट गुड्स है ना, इसके लिए पहले आपको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा क्या होता था। जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता था एक कॉन्ट्रैक्ट जो अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड होता था, अनसर्टेन इवेंट के आइदर हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग उस पर वो जो डिपेंड करता था, तो उसको कौन सा गुड्स कहते थे बच्चों पे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिजेंट गुड्स, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते थे। अब बच्चों सेम थिंग, अगर मान लो कोई गुड्स डिपेंड करता है किसी असर्टेन या फिर अनसर्टेन इवेंट पर, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिजेंट गुड्स। अब बच्चों कॉन्टिजेंट के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक ऐसा गुड्स जो डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ठीक है जी, तो जो गुड्स डिपेंड करते हैं बच्चों यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करेगा, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिजेंट गुड्स बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों 3 टाइप्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे जो जो आपको बताए गए, नंबर 1 एग्जिस्टिंग गुड्स, नंबर 2 फ्यूचर गुड्स एंड नंबर 3 बच्चों दैट्स कॉल्ड द कॉन्टिजेंट गुड्स, जो यहाँ पे बच्चों आपको लिया गया है कि किस किस को यहाँ पे कवर किया गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना ये तुमने नॉर्मल वे से पढ़ लिया जी, एग्जिस्टिंग होता है, फ्यूचर होता है, कॉन्टिजेंट गुड्स होता है। अब बच्चों ये जो आपका जो एग्जिस्टिंग गुड्स होता है इसको भी 3 पोर्शन में आपका डिवाइड किया गया, जिसमें जो पॉइंट नंबर 1 आपका लिया गया, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बच्चों स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स हम किसको कहेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ बच्चों जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त गुड्स एग्जिस्ट करता था, ठीक है सर वो तो एग्जिस्टिंग हो गया, लेकिन गुड्स बच्चों प्रॉपर तरीके से रेडी है। आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स लेने गए और गुड्स उसको कह रहे हैं ठीक है जी लो गुड्स आपका पूरा रेडी है, आप लेके जा सकते हो। मतलब अब बच्चों मान लो आप ना वहाँ पे शुगर लेना चाहते हो, शुगर के बहुत सारा एक गोडाउन में रखा हुआ है और आपको कहा गया है, जाओ जी आप वहां से एक जो भी जितना आपको चाहिए उतना शुगर आप लेके आ जाइए। आप लेके गए, आइडेंटिफाई किया, लेकर आ गए, है ना। तो बच्चों मैंने क्या किया, ऑन द स्पॉट, गुड्स का तो था ही, ऑन द स्पॉट मैंने गुड्स को जो बहुत सारा लोट रखा हुआ था, बहुत सारा गुड्स रखा हुआ था, मैंने उसमें से ऑन द स्पॉट गुड्स को अलग कर दिया। ठीक है, ऑन द स्पॉट अलग कर दिया, तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एट द टाइम, बच्चों वर्ड यहाँ ध्यान सुना कब मैं कर रहा हूँ ये, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स आइडेंटिफाइड, जो गुड्स आपको चाहिए आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया और गुड्स को सेपरेट कर दिया फ्रॉम लॉट, फ्रॉम द लॉट। तो बच्चों सीधी सी बात है कि मैंने उसी टाइम पे गुड्स को लिया अपना और गुड्स अलग करके मैंने उसकी ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। तो बच्चों दैट्स को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक गुड्स। बच्चों यहाँ पे दिस इज द पॉइंट यहाँ पे कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स की रिगार्डिंग हम बात कर रहा था। पॉइंट नंबर 2 आता है बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स बच्चों, अनसर्टेन का एक नाम और होता है, दिस इज कॉल्ड द जेनरिक गुड्स, जेनरिक गुड्स। अब ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान सुना बच्चों, पहले वाले केस से इसको मैच करते हुए चलते हैं, पहले वाले केस से इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या था। पहले वाले केस याद है बच्चों, स्पेसिफिक गुड्स में क्या था, ऑन द स्पॉट अपने लोट में से गुड्स निकालो और लेकर आ गए।
ठीक है। लेकिन सेलर कहता है कि सर देखिए अभी लॉट में रखा हुआ है, हम निकाल देंगे। आपने एक काम करिए, आप सैंपल देके चले जाइए। ठीक है, अच्छा आप बोल रहे हो, अच्छा 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 ठीक है जी, मैं सैंपल देके चला जाता हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग गुड्स को निकाल देना। क्लियर? अब बच्चों मुझे बताओ कि जब मैं सैंपल के थ्रू गुड्स को निकाल रहा हूँ, तो क्या वो गुड्स अब निकल चुका है? जी नहीं, अभी लॉट में से निकाला नहीं ना आपके सामने, आप तो सिर्फ उसको सैंपल दे के आ गए बस। बच्चों याद रखना, जब सिर्फ सैंपल दे के आ गया हूं मैं एट द टाइम ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल, और जहां मैंने उसको लॉट में से सेपरेट नहीं किया, मैंने उसको सेपरेट नहीं किया, दिस इज कॉल्ड द अनसर्टेन गुड्स। ठीक है, तो जहां बच्चों भी सिंपल थिंग कह सकते हैं कि जहां आपने सिर्फ गुड्स को जो आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई गुड्स बाय सैंपल, आपने सिर्फ गुड्स आइडेंटिफाई किया बच्चों, यहाँ पे बाय सैंपल आपने उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, और उसको बच्चों दूसरा आप क्या कह सकते हो, नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट, लॉट में से अलग नहीं किया। तीसरा पॉइंट जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं, कि जिस टाइम मैंने कॉन्टेक्ट किया था, एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सेल, यहाँ पे वो किया जा रहा है। तो जो अल्टीमेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ना जो सेलर है, अभी उसने गुड्स को निकाला नहीं कॉन्टेक्ट करते वक्त, ठीक है, वो सिर्फ एक कह रहा है जी ठीक है जी हम आपके लिए गुड्स निकाल देंगे बस। क्लियर? तो बच्चों तो गुड्स निकाला नहीं है, मतलब फ्यूचर में निकालने की बातें कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। और बच्चों इसको एक नाम और बोल सकते हैं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पढ़ा था कि एक सेल होता है, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल होता है, तो बच्चों दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर पॉइंट बच्चों? यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया बच्चों, यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट बच्चों, ये ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 2 के साथ ही होगा। एट द टाइम ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल, सिर्फ गुड्स को आइडेंटिफाई किया गया बाय सैंपल, आप पैसे दे के आगे, काम खत्म। सेलर ने गुड्स को अलग नहीं किया था, अब तो सेलर क्या करेगा, अब सेलर के पास जो सैंपल आया था उसके बेस पे वो क्या करेगा, अब गुड्स में से अलग कर देगा। अब आप कहोगे सर वो तो स्पेसिफिक गुड्स में भी किया था। अब बच्चों असर्टेन गुड्स में और स्पेसिफिक गुड्स में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक गुड्स में जो गुड्स को अलग किया गया था वो कॉन्टेक्ट करते वक्त ही कर दिया गया था, लेकिन आज सर्टेन बच्चों यहाँ पे एट द टाइम नहीं, आफ्टर द कॉन्टेक्ट ऑफ सेल, कॉन्टेक्ट तो हो चुका था, क्योंकि कॉन्टेक्ट करते वक्त वो क्या था बच्चों, अनसर्टेन गुड्स था। लेकिन अब कॉन्टेक्ट होने के बाद, कॉन्टेक्ट होने के बाद अब बच्चों उसको कहां पे कवर किया जाएगा, दैट्स कॉल, अब उसको हम असर्टेन मतलब गुड्स को आइडेंटिफाई वहां पे किया जा रहा है। ठीक है जी, आप बच्चों इसमें पढ़ते इसमें क्या लिखा गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द असर्टेन गुड्स। और बच्चों असर्टेन गुड्स में हम यहाँ क्या वर्ड लिखेंगे, आफ्टर, क्योंकि वो जो पहले क्या था वो अनअसर्टेन था, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा आफ्टर द क्वांटिटी ऑफ सेल गुड्स आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम लॉट, सेपरेट कर दिए गए फ्रॉम लॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द सैंपल उसको वहां पे अलग कर दिया गया है। तो बच्चों ये था जी आपका पॉइंट कि भाई इसमें गुड्स कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या क्या चीज आपकी होंगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक एक चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक गुड्स किसको बोलते थे, अनसर्टेन गुड्स किसको कहेंगे, असर्टेन गुड्स किसको कहेंगे। तो आपको यहाँ पे बच्चों उसका एक एक चीज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने इसीलिए आपको ये पूरा बच्चों लिखवाया एक एक चीज, कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि सर अनसर्टेन में और असर्टेन में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पे तो गॉट द पॉइंट की भी इसमें क्या क्या चीज आपके यहाँ पे कवर की गई है। तो बच्चों ये सिर्फ जो तीनों पार्ट थे ये किसके पार्ट थे, ये आपके बच्चों एग्जिस्टिंग गुड्स के पार्ट थे, क्योंकि इन तीनों में गुड्स तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन डिपेंड करता है, आपने अगर ऑन द स्पॉट लॉट में से बहुत सारा जो गुड्स रखा होता वहां से अलग कर दिया, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक गुड्स। अब ये नहीं किया, सिर्फ सैंपल देकर आ गए, दिस इज कॉल्ड अनसर्टेन गुड्स। और बाद में जब आफ्टर द क्वांटिटी ऑफ सेल जब गुड्स को अलग कर दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड द असर्टेन गुड्स। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों ये चीज आपको यहाँ पे लर्न करनी है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बच्चों, यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें और आपको यहाँ पे बताई गई हैं, तो आप पढ़ते बच्चों इसमें क्या क्या चीज आपको बताई गई है। तो बच्चों इसमें देखो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बता दिया आपको, तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स का, कि वो गुड्स जो विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो गुड्स एग्जिस्ट करते थे उसको एग्जिस्टिंग गुड्स बच्चों यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और बच्चों इस केस में को साफ साफ बता दिया गया
कि ओनरशिप और पोजेशंस अभी किसके पास है, सेलर के पास है जिस टाइम पे वो सेल कर रहा है। मतलब सेलर के पास बच्चों गुड्स की ओनरशिप आ चुकी है, दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग गुड्स। अब बच्चों एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 परसेंट डिवाइड किया गया, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन या जेनरिक गुड्स, एंड थर्ड वन बच्चों दैट्स कॉल्ड द असर्टेन गुड्स, जो इसको कवर किया गया है यहाँ पे। तो जिसमें बच्चों फर्स्ट वन दिया गया, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक गुड्स। तो देखो मुझे क्या लिखा गया कि गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड द एग्रीड बाय द पार्टीज, मतलब लिख रहा है साहब साहब, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एग्रीड किया जा रहा है किस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसी टाइम पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे उसको सेपरेट कर रहे हैं, लेने की बातें कर रहे हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक गुड्स। और बच्चों स्पेसिफिक गुड्स में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स को क्या कर दिया जाता है, हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट। लॉट क्या होता है बच्चों, जहां बहुत बहुत सारा गुड्स वहां पे रखा होता है उसको लॉट कहा जाता है, और वहां से गुड्स को बच्चों अलग कर दिया गया है, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक गुड्स। सेकंड देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जेनरिक और द असर्टेन गुड्स किसको बोलेंगे, जहां पे गुड्स सिर्फ डिफाइन किया गया ओनली बाय डिस्क्रिप्शन या फिर ओनली बाय सैंपल, लेकिन वहां पे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने गुड्स को अलग नहीं किया था, आपने गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया था, आइडेंटिफाई किया था लेकिन सिर्फ सैंपल के थ्रू किया था बस, ठीक है, एंड नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड द सेपरेटेड। और किस टाइम में बच्चों बात की जा रही है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ये हम उस टाइम की बातें कर रहे हैं कि भाई आपने गुड्स को उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया था, ठीक है, आपने सिर्फ किसके थ्रू किया था बच्चों, पे ओनली बाय द डिस्क्रिप्शंस और द सेल, उसके थ्रू आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था बच्चों पे। और जब बच्चों उसके बाद क्या होगा असर्टेन में, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स आर असर्टेन एंड आइडेंटिफाइड हो रहे हैं बच्चों पे, लेकिन कब, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वर्ड में आ गया होगा कि अनसर्टेन के केस में ही, अनसर्टेन इज द स्टेप नंबर 1, असर्टेन इज द स्टेप नंबर 2, जो यहाँ पे बच्चों आपको फॉलो किया जाएगा, जो चीज आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, आर कॉल्ड दैट्स कॉल्ड द अनसर्टेन गुड्स को यहाँ पे कहा गया, दिस इज द पॉइंट। तो बच्चों ये चीज आपको इसमें याद रखनी है कि भाई एग्जिस्टिंग गुड्स में क्या चीज आपकी आएंगी, और 3 टाइप्स जो आपके थे, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स एंड द सर्टेन गुड्स। तो बच्चों ये चीज सिर्फ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पे फॉलो करना है बच्चों पे, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों पे। और बच्चों और गुड्स क्या बताए थे मैंने आपको, फ्यूचर गुड्स बताया था आपको कि फ्यूचर गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में नहीं थे जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, मतलब या तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने थे या फिर उनको एक्वायर किया जाना था बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो पहले हो जाना था लेकिन जो गुड्स इसमें आने वाला था वो बाद में आने वाला था। तो बच्चों दीज गुड्स आर नॉट इन द ओनरशिप, ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ द सेलर, बट द सेलर कैन नॉट मेक सेल ऑफ दीज गुड्स, ठीक है, द एग्रीमेंट टू सेल इज मेड फॉर दिस गुड्स। तो बच्चों इसके लिए क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल यहाँ पे किया जाएगा। तो बच्चों इसमें कह सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बच्चों एग्रीमेंट टू सेल का ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है जो आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे कॉन्टीजेंट गुड्स मैंने आपको बताया था, ये भी बच्चों उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन बच्चों डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। वो अनसर्टेन बच्चों ऐसा कि जो हो भी सकता है और ना भी हो, मतलब उस अनसर्टेन इवेंट पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टीजेंट गुड्स, उसको बच्चों पे कॉन्टीजेंट गुड्स वहां पे कहा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों पे, इट्स अ वेरी वेरी, मैं बार बार कह रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्टीजेंट गुड्स कितने टाइप का होता है, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कितने टाइप्स का होता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बताया गया, इसमें क्या चीज आपकी कवर की गई है, ठीक है। अब बच्चों वन बाय वन देखते हैं, ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया था, याद होगा क्वांटिटी ऑफ सेल हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसके सेंसेस भी बच्चों हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे, जो जो सेंसेस यहाँ पे दिए गए थे। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल बच्चों मैंने आपको बताया था इट्स इंपॉर्टेंट, बट ये वाला टॉपिक हम सब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बच्चे पढ़ेंगे डिफरेंस, तो ये अभी नहीं पढ़ना था, मैंने आपको पहले ही बताया था ये, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस आपको दिया गया, तो डिफरेंस की रिगार्डिंग बात करें बच्चों यहाँ पे सेल एंड द बेलमेंट। अब बच्चों सेल वर्ड तो आपने सुन लिया, सेल क्या होता है, लास्ट क्लास से बात करते आ रहे बच्चों, है ना। आज बात करेंगे बेलमेंट क्या होता है। वैसे तो आपने ये वर्ड सुना भी होगा बच्चों यहाँ पे, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं सुना है, तो चलो और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बेलमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट हम किसको कहेंगे, तो बच्चों बेलमेंट, बेलमेंट में एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो बच्चों एक पर्सन मिस्टर एक्स है और इसके पास एक कार है, कार, ठीक है, एक्स कार का ओनर है।
अब इसका सोचो एक वाई आता है जिसके पास, ध्यान से ना बच्चों, यहाँ पे वाई इसके पास आता है और कहता है जी आप ना एक कार मुझे दे दो, मुझे ना टूर के लिए जाना है, मुझे बाहर टूर पर्पज के लिए जाना है। ठीक है, एक्स कहता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है, लो कार ले लो। तो बच्चों यहाँ पे जब ये कार इसको दे रहा है तो उसे टूरिंग पर्पज के लिए दे रहा है, तो बच्चों ऑब्वियसली इसने कार की ओनरशिप दी होगी, पोजीशन दिया होगा, तो बच्चों इसने सिर्फ कार का पोजीशन ट्रांसफर किया है। ये कार वाई को वापस लौटानी है, कब? जब वो टूर से वापस आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक्स ने सिर्फ उसको क्या दिया है? सिर्फ कार का पोजीशन उसको दिया। वाई ने क्या कोई पर्पज बताया था? यस, उसने कहा था सर मुझे टूर के लिए जाना है, मतलब उसने एक स्पेसिफिक पर्पज वहां पे बता दिया था। ठीक है जी, स्पेसिफिक पर्पज ने बता दिया था। अब बच्चों ऑब्वियस है जब उसका पर्पज कंप्लीट हो जाएगा तो क्या वो कार एक्स को रिटर्न करेगा ही नहीं करेगा? तो ऑब्वियस है बच्चों ये भी कि उसको वो कार रिटर्न करेगा ही करेगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग पर्पज, after completing purpose goods must return to the real owner। जो भी इसका रियल ओनर जो ऑब्वियसली एक्स है तो वो उसको वापस करेगा ही करेगा, दैट्स योर पॉइंट। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो बच्चों देखो बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में कहा जी अगर आप 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, अगर आपने 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना तो उसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड द बेलमेंट। ठीक है, तो बच्चों बेलमेंट दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पहली कंडीशन क्या है कि जहां पे पोजीशन ट्रांसफर किया गया, नंबर 2 एक पर्पस के लिए किया गया, और नंबर 3 जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों वहां पे गुड्स मस्ट रिटर्न। अब बच्चों ये ना जो यहाँ पे बेलमेंट हुआ ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है? बच्चों ये साफ साफ लिख दिया गया, ये ना बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है, ना कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि भी बेलमेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो कार का ओनर कौन था? मिस्टर एक्स था जिसने कार ट्रांसफर की थी। इस पार्टी को जो नाम दिया गया दिस इज कॉल्ड द बेलर, और दूसरी पार्टी क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड द बेली, बेली। अब बच्चों यहाँ पे ना एक चीज और बताई गई है कि जब ये एक्स ना वाई को कार दे रहा है तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो एक्स उससे कहेगा कि भाई साहब ऐसा है कि मैंने आपको कार दी है टूरिंग पर्पज के लिए, बट इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या मांग लिया बच्चों? उससे कंसिडरेशन ले लिया जी कि आपको इसके बदले क्या देना पड़ेगा? कंसिडरेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। या फिर बच्चों वो कहता है कि नहीं नहीं तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं करूंगा, नो कंसिडरेशन फ्रॉम माई साइड, नो कंसिडरेशन फ्रॉम माई साइड। तो बच्चों याद रखना अगर वो कंसिडरेशन है, ठीक है, तो इसको जो नाम दिया गया दिस इज कॉल्ड द नॉन ग्रेजियस बेलमेंट, दिस इज कॉल्ड द नॉन ग्रेजियस बेलमेंट। और बच्चों जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता इसको नाम दिया दिस इज कॉल्ड द ग्रेजियस बेलमेंट। और इंडिया में बच्चों याद रखना एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्होंने क्या कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट किया गया ना बच्चों यहाँ पे, चाहे वो विद कंसिडरेशन हो चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो, बोथ आर वैलिड। ये दोनों के दोनों बच्चों यहाँ पर वैलिड आपके कहे गए हैं। ठीक है, कि दैट इज द बोथ आर वैलिड। तो सिंपल थी बच्चों यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया? दिस वाज द बेलमेंट। अब बच्चों मैं अभी आपको डिफरेंस नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे कि सेल में और बेलमेंट में डिफरेंस क्या हुआ। तो बच्चों सेल में कौन सा एक्ट लगता था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है जी। बेलमेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है जी। नंबर 2, सेल में पार्टी के नाम होते थे सेलर एंड बायर, बट इसमें जो क्या नाम होते हैं? बेलर एंड द बेली। ठीक है, सेल में बच्चों यहाँ पे जो गुड्स दिया जाता था वो ऑफर प्राइस होना ही होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, फ्री में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे विदाउट कंसेशन भी हो सकता है तो भी वैलिड है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बच्चों यहाँ पे सेल में बच्चों जो गुड्स बेच दिया गया तो सेलर अपनी ओनरशिप एज वेल एज पोजीशन दोनों ट्रांसफर करता है। ठीक है, ओनरशिप होना बहुत जरूरी है, पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो, लेकिन बच्चों बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता लेकिन पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, इट्स कंपलसरी कि वहां पे पोजीशन ट्रांसफर करेंगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे सेल में बायर अपनी मर्जी से किसी भी चीज के लिए गुड्स को यूज कर सकता है, लेकिन जो बेलमेंट में जिस पर्पस के लिए गुड्स दिया गया है सिर्फ वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि सेल और द बेलमेंट में क्या डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बच्चों यहाँ पर, तो पहले बेलमेंट पढ़ लेते हैं। बेलमेंट का मीनिंग आपको क्या दिया बच्चों यहाँ पे कि बेलमेंट भी बच्चों एक ट्रांजेक्शन है आपकी, जहां पर गुड्स को डिलीवर किया था बाय द वन पर्सन, वन पर्सन नाम क्या है पे? दैट वाज द बेलर। ठीक है, गुड्स डिलीवर किया जा रहा है, मतलब ओनरशिप नहीं, गुड्स डिलीवर किया जा रहा है किसको? किसी दूसरे पर्सन को, जिसका नाम क्या है बच्चों? बेली।
ठीक है, किस चीज के लिए बच्चों यहाँ पे, फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे बी रिटर्न और द डिस्पोज ऑफ एज डायरेक्टेड आफ्टर द पर्पज इज अकम्प्लीट। जब पर्पज पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसको करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और बच्चों मेन डिफरेंस का मेन आपको पढ़ना है, एंड दिस डिफरेंस इज ऑल्सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ पे आपसे जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से ये आपको करके जाना है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, यहाँ पे एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं फटाफट। हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं क्या? तो जो पहला पॉइंट क्या कह रहा है जी, पार्टीज का नाम क्या होता है? यहाँ पे सेलर बायर होता है, बाय सेल के केस में। इसमें क्या बोलते हैं, बेलर एंड द बेली। ठीक है जी। ओनरशिप बच्चों यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है जी? नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया जाता था, ना कि ओनरशिप। ठीक है सर। थर्ड वन, पोजेशंस बच्चों याद रखना, सेल में पोजीशन ट्रांसफर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है पोजीशन बाद में जाए, ओनरशिप पहले दे चली जाए, यस हो सकता है। बट यहाँ बच्चों पोजीशंस इमीडिएटली ट्रांसफर होना चाहिए। अगर पोजीशन ट्रांसफर होगा ही नहीं तो इसका मतलब आपने कंडीशन नंबर 1 बच्चों वहां पे सेटिस्फाई किया ही नहीं है। ठीक है, और बच्चों अगर कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वैसे ही वैलिड नहीं होगा। ठीक है सर। गुड्स आर नॉट रिटर्न टू द सेलर इन द सेल। जो गुड्स बिक गया तो बिक गया, वापस सेलर को नहीं जाएगा, लेकिन जो बेलमेंट में जो गुड्स गया था वो वापस आएगा ही नहीं, आएगा ऑब्वियसली आएगा। ये बेली की ड्यूटी बनती है। तो बच्चों देखो क्या लिखा गया, जब आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स मस्ट बी रिटर्न बाय द बेली टू द बेलर। तो वहां पे वो गुड्स वापस करेगा करेगा जो रियल ओनर उसका है। कंसिडरेशन जहाँ पे प्राइस इन द टर्म्स ऑफ द मनी होगा, बट यहाँ पे जरूरी नहीं था, याद है ना, ग्रेचर्स भी हो सकता है और नॉन ग्रेचर्स भी हो सकता है। तो अभी बताया था ना वो ग्रेचर्स क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन। नॉन ग्रेचर्स क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द विद कंसिडरेशन, कि दोनों तरफ से कंसिडरेशन वहां पे पास किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में जहाँ पे बायर अपनी मर्जी से गुड्स किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता है। बायर में यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस, अपनी मर्जी से किसी भी चीज के लिए गुड्स को यूज किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पे बेली ऐसा नहीं कर सकता। जो भी लॉ में टर्म्स लिखी गई थी, एग्रीमेंट में टर्म्स लिखी गई थी कॉन्ट्रैक्ट में, उसको बच्चों फॉलो करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। मतलब बेलमेंट करते वक्त अब बच्चों जो टर्म्स वहां पे बताई गई थी, दिस इज कॉल्ड, कि वो सारी टर्म्स फॉलो करनी पड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड द बेलमेंट। उसको बेलमेंट यहाँ पे कहा गया है। तो बच्चों याद रखना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिफरेंस आप कोशिश क्या करो अपनी तरफ से हम बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने सारे डिफरेंस रट लिए तो बच्चों एग्जाम टाइम में तो काम नहीं आएगा ना। कितना रटोगे आप, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल, आप कुछ वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सब कुछ वहाँ पे रट के चले जाओ। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल बच्चों, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको। क्लियर? बट बच्चों सेम थिंग, मीनिंग जितना समझोगे चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बच्चों वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे बच्चों हमने ये कवर कर लिया कि इसमें क्या क्या चीज आपकी बताई गई है। अब बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट आपके रहेंगे यूनिट नंबर 1 में, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। पूरा यूनिट 1 बच्चों आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन टॉपिक दिया गया, सेल एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क एंड द लेबर। तो बच्चों याद रखना, वर्क एंड लेबर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो देखो साफ साफ बता दिया गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया अगर वर्क एंड लेबर में, तो बच्चों किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, रेंडरिंग ऑफ द सर्विस ले रहे हो एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द स्किल्स इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल होने चाहिए। और बच्चों एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्किल कभी भी सेल नहीं हो सकते। एक पर्सन के स्किल्स कैन नॉट बी सॉल्व, उसको कभी बेचा नहीं जा सकता। ठीक है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि अगर कोई स्किल्स को बेचने की बात करता है, लेबर को बेचने की बात करता है, तो वहां पर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां पर बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखने बच्चों, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। देखो आगे लिखा भी गया है, द एसेंस ऑफ द ट्रांसफर ओनरशिप एज पोजीशन फ्रॉम द सेलर टू द बायर, और जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बच्चों डज नॉट अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द स्किल एंड द लेबर, तो उसके लिए बच्चों यूज नहीं होगा। डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई फॉर, दैट्स योर पॉइंट। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द हायर परचेज, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर परचेज। और बच्चों यहाँ पे ना आपको इन दोनों में मीनिंग बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हायर परचेज क्या होता है और सेल और हायर परचेज में मेन डिफरेंस बच्चों क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आओ सेल और हायर परचेज की रिगार्डिंग बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीज आपकी थी, सेल तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका वर्ड आ रहा है हायर परचेज, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे यहीं से एक डिफरेंस लेकर चलेंगे, जो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी।
सेल एंड हायर परचेज। तो बच्चों जो सेल और हायर परचेज था, तो सेल में तो याद है ना कि भाई अब मेन ट्रांजेक्शन सेलर और बायर की। सेलर को अपना पैसा पूरा मिल गया जी गुड्स का, ठीक है जी, मिल गया पूरा पैसा। बायर क्या कहेगा, चलो जी अब ओनरशिप मुझे दे दो। सेलर कहेगा ठीक है जी दे देते, खत्म। तो उसको क्या बोलते थे बच्चों, सेल बोलते थे। लेकिन बच्चों हायर परचेज आपने सुना होगा वर्ड, आप कहते हो ना कि सर हायर परचेज है कि जहां पर गुड्स को इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा था, इंस्टॉलमेंट चल रही है गुड्स की, तो उसको बच्चों क्या बोलते थे वहां पे, दिस इज कॉल्ड द हायर परचेज। लेकिन बच्चों सारे जरूरी नहीं है कि जितने भी गुड्स इंस्टॉलमेंट में होंगे सारे के सारे हायर परचेज है, जी नहीं। अभी आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज आपके यहाँ पर आने वाली है। तो बच्चों जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स है, और इसको ना एक बच्चों कार लेनी है, कार है ना इसके पास, इसको एक गुड्स खरीदना है, इसको एक कार लेनी है। तो बच्चों कार लेने के लिए मारुति के शोरूम में गया। मारुति वाले बच्चों कौन है, सेलर है, गुड्स को बेच रहे हैं ना, ये कार बेच रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों इन्होंने यहाँ पे क्या किया, मिस्टर एक्स को एक कार प्रोवाइड की 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। अब जो इस केस में ध्यान सुना पॉइंट, 5 लाख रुपए इसने प्रोवाइड की। मिस्टर एक्स कहता है कि सर मुझे तो ना ये लोन चाहिए, लोन मैं तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे पाऊंगा। मारुति कहते कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बच्चों मारुति वालों ने क्या किया, एक बैंक के साथ इनका टाई अप करा दिया, सपोज HDFC बैंक के साथ इन्होंने मिस्टर एक्स का टाई अप करा दिया, ठीक है। HDFC बच्चों क्या करता है यहाँ पे, मतलब इसका लोन अप्रूव करेगा कि ठीक है जी आपको हम लोन दे रहे हैं, आपको ये ऑटो कार लोन दिया जा रहा है और आप ये कार का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों लोन दे दिया यहाँ पे, यस। अब बच्चों यहाँ पे ना ध्यान सुना पॉइंट, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर अगर लोन की रीपेमेंट नहीं हुई, क्या मारुति वाले को पकड़ेंगे, जी नहीं, HDFC वाले पकड़ेंगे। रीजन बच्चों जैसे ही आपने HDFC लोन अप्रूव कराया ना, तो HDFC तो क्या करेगा, इनको इनका सारा मनी ट्रांसफर कर देगा कि ये लीजिए सर हम अपनी तरफ से आपको पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, सेलर को तो पूरा पैसा मिल गया ना, मुझे बाहर की पार्टी जाए भाड़ में। मुझे बताइए सेलर और बायर दो पार्टी थी, सेलर को पूरा पैसा मिला नहीं मिला, मिल गया जी सर पूरा पैसा मिल गया, उसका क्या मतलब, खत्म उसका तो काम, ठीक है। तो बच्चों उसका तो काम खत्म, और ये क्या कर देगा, ये तो ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे बच्चों सेलर ने अपनी तरफ से ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, खत्म जी यहाँ पे। तो बच्चों याद रखना, देख रहे हो यहाँ पर ये गुड्स भी लोन पर था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे हायर परचेज नहीं कहा, इसको यहाँ पे क्या बोलूंगा बच्चों, दैट्स कॉल्ड द सेल, दिस इज कॉल्ड द सेल। तो बच्चों याद रखना सेल का मतलब हम सब किसकी ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं, बायर और सेलर की ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं कि वहां पे उनके बीच में कैसे ट्रांजेक्शन वहां पे दी गई है, ठीक है। अब बच्चों मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूँ, तो ध्यान सुनना इसमें क्या क्या चीज आपके लिखी जा रही है। मान लो जी एक पर्सन, हम यही सेम थिंग मिस्टर एक्स ही ले रहे हैं, और इसको ना कार लेनी थी, है ना, कार लेनी थी ना। तो बच्चों ये मारुति के शोरूम में गया था, ये सर मारुति के शोरूम में गया था, और ये कौन था बच्चों, सेलर था। तो मारुति वाले क्या कर रहे थे बच्चों, यहाँ पे मारुति वालों ने मिस्टर एक्स को कार प्रोवाइड कर दी थी, ये लीजिए सर कार, जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए की। यहाँ भी ले लेते हैं, मिस्टर एक्स क्या कहता है, जी सर मुझे तो लोन चाहिए इस पे। अब जो देखो लोन में ना, अब अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप, मारुति वालों ने क्या किया था, मारुति वालों ने बच्चों यहाँ पे HDFC बैंक के साथ टाई अप करा दिया था पहले वाले एग्जाम्पल में। लेकिन मान के चलते हैं सपोज मारुति वाले खुद भी लोन प्रोवाइड करते हैं, मारुति वाले कहते हैं चलो ठीक है सर हम ये लोन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब क्या सेलर को उसका पूरा पैसा मिल गया है, जी नहीं, सेलर को बच्चों पूरा पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो बच्चों इसको तो ऑब्वियस है वो ओनरशिप तो ट्रांसफर करेगा नहीं, है ना। तो बच्चों इस केस में अभी सेलर को पूरा पैसा नहीं मिला, तो इसको मैं अभी सेलर बोल ही नहीं सकता, और इसको मैं बायर बोल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये तो सेलर बायर कब बनेंगे, जब पैसा पूरा मिल जाएगा, जब वो ओनरशिप ट्रांसफर कर देते तो कहेंगे ना कि वो सेलर है, उसने सेल कर दिया, उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तभी तो बच्चों ऐसा कहा जाएगा वहां पे, है ना। तो बच्चों इसकी जगह इसको क्या नाम दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड द हायर वेंडर, हायर वेंडर। और बच्चों मिस्टर एक्स को बायर नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हायर परचेजर, हायर परचेजर। बच्चों हायर वेंडर एंड द हायर परचेजर। अब बच्चों इस केस में ना आपके माइंड में अगर सर ऐसे तो कार कभी हो ही नहीं पाएगी, जी नहीं, क्यों नहीं होगी, जब ये इंस्टॉलमेंट की सारी अमाउंट पे कर देगा, व्हेन ऑल इंस्टॉलमेंट पेड, तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ इट कन्वर्ट इनटू द सेल,
बट जब तक बच्चों ये नहीं होगा तो इसको बच्चों किस में लेके चलेंगे, हायर परचेज में लेके चलेंगे। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस ध्यान सुनना। हायर परचेज में सेलर को अभी पूरा पैसा नहीं मिला है, मतलब अल्टीमेटली ये भी बोल सकते हो कि सेलर ने ही आपको लोन करवा के दिया है, ठीक है। और सेलर वहां पे क्या बोल रहा है कि भाई जब तक आप अमाउंट पे नहीं करोगे हम इसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे। दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पे गुड्स को यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गुड्स को मतलब ऑब्वियसली जो ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे, और बच्चों याद रखना ये जो हायर परचेज इस तरह का होता है ना, अब इसमें जो याद है गुड्स का प्राइस वो इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा जी नहीं, इसको प्राइस नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा जैसे कि आप गुड्स को यूज करने के हायर चार्जेस आप पे कर रहे हो, ठीक है, कि गुड्स को यूज करने के वहां पर हायर चार्जेस बच्चों पे पे किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द हायर परचेज। और बच्चों एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे कि जो हायर परचेज होता है ना, ये कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होता। ये किस में कवर होता है बच्चों पे, इसका अपना खुद का एक एक्ट अलग से है, हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज 1972, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी कवर की गई है, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों यहाँ पे कि इसमें क्या क्या आपका डिफरेंस दिया गया, डिफरेंस पढ़ते हैं यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या दिया गया कि जो गवर्न किए गए बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कवर किया गया है, जबकि जो हायर परचेज जो कवर्ड किया गया है गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट 1972 में कवर किया गया है जी, ठीक है जी। दूसरा बच्चों यहाँ पे ओनरशिप इसमें बच्चों इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन हायर परचेज में कब होगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो ओनरशिप इज ट्रांसफर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। चलिए सेल में बच्चों क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है ना, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटेड हो गया। लेकिन यहाँ पे तो बच्चों भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बच्चों को यहाँ पे कहा गया। नेक्स्ट पे बच्चों यहाँ पे इसमें बच्चों पोजेशन ऑफ द गुड्स जरूरी नहीं है ट्रांसफर हो, बट यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों पोजेशन भी नहीं दोगे, ओनरशिप भी नहीं दोगे, फिर क्या दे रहे हो भाई, गुड्स तो देना पड़ेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो दोगे देके चलोगे जहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोजीशन जरूरी नहीं है सेल में ट्रांसफर हो या ना हो, लेकिन एग्रीमेंट सॉरी जो हायर परचेज है वहां पे पोजीशन तो ट्रांसफर होना ही चाहिए, इट्स कंपलसरी। नेक्स्ट में यहाँ पे यहाँ बायर के पास अब कोई राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सके, बट यहाँ पे तो राइट है जहाँ पे क्या तरीका है, पेमेंट ना करें। पेमेंट नहीं करेगा तो सेलर अपना गुड्स वापस मंगवा लेगा, है ना। तो जो हायरर जो है राइट टू टर्मिनेट, हायर कौन है बच्चों, हायर परचेजर, टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बाय रिटर्निंग द गुड्स, गुड्स को रिटर्न करके वहां पे वो अपना पैसा ले सकता है, ठीक है। तो बच्चों सेम थिंग, सेलर के पास भी कोई रीपर्चेज राइट नहीं है, बट यहाँ पे है कब, अगर हायर ने डिफॉल्ट किया, अगर हायर ने सेलर की पेमेंट नहीं की। बच्चों यहाँ पे जो हायरर वर्ड है ना, हायरर हायरर, तो इसका मतलब दैट्स कॉल्ड द हायर परचेजर, जो खरीद रहा है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे बायर चाहे तो रीसेल कर सकता है, बट यहाँ पे नहीं कर सकता था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बच्चों जरूरी नहीं है कि यहाँ रिटर्न में हो हमेशा, बट हायर परचेज एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बच्चों जो यहाँ पे पेमेंट की जाती है ना जो इंस्टॉलमेंट में, उसको क्या बोला जाता है, प्राइस, बट यहाँ पे क्या बोला जाता है याद है ना, उसका बच्चों नाम बोला जाता है दिस इज द हायर चार्जेस। हायर परचेज को क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे कि आप गुड्स यूज करने के चार्जेस आप पे कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द हायर चार्ज को बच्चों यहाँ पे कहा गया, दैट्स योर पॉइंट, ठीक है। आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या चीज आपके यहाँ पे कवर की गई है। और बच्चों ये जो तीन डिफरेंस आपके आते हैं ना, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में, सेल एंड द बिलमेंट में, सेल एंड द हायर परचेज एग्रीमेंट में, तो बच्चों तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, आपको ये बच्चों यहाँ पे फॉलो करने हैं, जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे इट्स ऑल्सो एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो आपको डिफरेंस यहाँ पे पढ़ना है। आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या चीज़ आपकी कवर की गई है, ठीक है। और आप ये बच्चों डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो जहाँ पे आपको बताया गया। अब आता है बच्चों डिस्ट्रक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही खराब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नुकसान हो गया। तो बच्चों इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो गया, अब क्वेश्चन आता है जी कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान कौन पे करेगा, सेलर करेगा या बायर करेगा, डिपेंड करेगा ना बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों ये डिपेंड करेगा कि ओनरशिप किसके नाम पे हुआ। तो बच्चों यहाँ पे कह सकता हूँ रिस्क किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन ओनरशिप। अगर बच्चों वहां पे ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई होगी, फिर तो भाई सीधी सी बात है, फिर तो सेलर ही रिस्क बियर करेगा। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होगी तो बच्चों रिस्क किसका रहेगा, वहां बच्चों वो बायर का वहां पे रिस्क रहेगा, ठीक है। तो आप बच्चों पढ़ते इसमें कि गुड्स पेरिसिंग हो गया कब, बिफोर,
बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हुआ ही नहीं था, तो दैट्स मीन यहाँ पे कि जहां कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक गुड्स का किया गया था और गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो बच्चों सेल ही वॉइड हो गया, तो दैट्स मीन कि वहां पे बायर लाइबल नहीं है, वहां पर सेलर ही लाइबल रहेगा और सेल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो वॉइड ही कर देंगे बस वहां पे। ठीक है, बट अगर बच्चों गुड्स कब हुआ है, आफ्टर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेड हुआ है, तो बच्चों यहाँ चेक करेंगे किसकी गलती है, किसका क्या था, और बच्चों ओनरशिप ट्रांसफर किसके नाम हुई थी वो वहां पे चेक किया जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना जहाँ पे, जहां बच्चों एक एग्रीमेंट किया गया था स्पेसिफिक गुड्स को बेचने के लिए एंड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द सेलर ऑफ बायर, गुड्स खराब हो जाता है, पेरिश सफर सच डैमेज, मतलब नोट टू आंसर द डिस्क्रिप्शन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासिस, देखो साहब लिख देना रिस्क पास करने से पहले हुआ है, तो बच्चों एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया। और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी थी और रिसीव ट्रांसफर हो चुकी थी तो नाउ बायर बियर द रिस्क, तो दैट्स मीन पे तो साफ साफ याद रखना कि डिपेंड करेगा कि ओनरशिप किसके नाम पे यहाँ पे की जा रही है, उसके रिगार्डिंग ही वहां पे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो गुड्स पेरिसिंग हुआ था बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, उसको बच्चों यहाँ पे आपका कवर किया गया, जो चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो बच्चों देखने को एक छोटा सा टॉपिक था ये, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपसे ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये करना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जो चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है इसमें क्या क्या चीजें आपकी कवर होंगी, क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलो बच्चों आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, आ जाओ असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस। याद है बच्चों प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता था, लास्ट क्लास में बताया था आपको, 100% या तो मनी की फॉर्म में होगा, पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन मनी भी हो सकता है, लेकिन बच्चों 100% इन काइंड कभी नहीं होगा, याद आ रहा है। तो बच्चों वही आपका लिया गया है, प्राइस मींस एनी मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुड्स, नो सेल कैन टेक प्लेस विदाउट ए प्राइस एंड प्राइस जो हैज टू बी पेड इन अ मनी, मनी में पे किया जाएगा बच्चों यहाँ पे मनी में, लेकिन हाँ पार्टली हो सकता था, याद है पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड वो भी हो सकता था। ठीक है, तो दैट्स अ पॉइंट जो वहाँ पे पे किया जा रहा है, और ये कब पे किया जा रहा है, या तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द क्वांटिटी क्या पे किया जाएगा, या फिर एट सम फ्यूचर डेट, फ्यूचर में भी अमाउंट पे करने की बातें वहाँ पे हो सकती है बच्चों। दिस इज कॉल्ड द प्राइस, की प्राइस कैसे कैलकुलेट वहाँ पे किया जाता है। अब बच्चों मेन आता है ये प्राइस कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, प्राइस कैलकुलेट कैसे होगा, तो बच्चों उस चीज के रिगार्डिंग आओ इसके ऊपर भी लिखते हैं यहाँ पे, तो कॉपी पे हम हेडिंग लिखें यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस। अगर एक गुड्स दिया गया है बच्चों यहाँ पे, तो उस गुड्स का प्राइस किस तरीके से कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उस चीज के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो जी मेरा एक फोन है, मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो बच्चों वहाँ पे क्वेश्चन आता है जी फोन कितने रुपए में आपको खरीदना है, तो बच्चों उसका ऑब्वियस प्राइस कैलकुलेट करना है ना कि आप कितने रुपए खरीदना चाहते हो। तो आपने कहा कि सर जो कहोगे वो कर लेंगे, मैंने कहा चलो 10,000 रुपये, तो आप कह रहे हो ठीक है सर, तो मतलब या तो एक एक्सप्रेसली हमने खुद ही डिसाइड कर लिया, चाहे ओरल में किया चाहे रिटर्न में किया। प्रॉब्लम कब आती है बच्चों आप एक्सप्रेसली में, प्रॉब्लम आती है अगर मैं कहता हूं कि 10,000 रुपये, आप कहते हैं नहीं सर 2,000 रुपये का फोन है, आप 10,000 रुपये मांग रहे हो, भाई फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, आप एक्सप्रेसली तो फिर आपने कोई प्राइस डिसाइड ही नहीं किया। ठीक है, फिर आप कहोगे चलो सर इसको मार्केट में लेके चलते हैं, मार्केट प्राइस क्या है, जो भी मार्केट प्राइस होगा हम पे कर देंगे। पता चला जी मार्केट वाले भी प्राइस नहीं निकाल पाए, बच्चों याद रखना स्टेप वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले उसको एक्सप्रेसली चेक करेंगे, क्वांटिटी कोडिंग एक्सप्रेसली वो होना चाहिए, एक्सप्रेसली के बाद अगर एक्सप्रेसली नहीं हो पाता तो फिर बच्चों उसको किसके अकॉर्डिंग लेके जाएंगे, मार्केट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, मार्केट प्राइस वहां पे हम चेक करेंगे कि क्या है। अगर मार्केट में भी बच्चों नहीं पता चला, तो मान लो जी जो हम दोनों के कॉमन एक फ्रेंड है सपोज, थर्ड पार्टी जिसको हम बोलेंगे, हम उसके पास लेके जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों याद रखना अगर ये थर्ड पार्टी भी not able to the calculate the price, अगर थर्ड पार्टी जो प्राइस नहीं निकाल पा रही है, तो याद रखना बच्चों इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक पॉइंट याद रखना, अगर बायर पहले ही बेनिफिट ले चुका है, ठीक है, फिर तो बच्चों भाई फिर तो भाई क्या करना पड़ेगा, फिर तो भाई उसको एक रीजनेबल अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर बच्चों एक सेकंड सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है,
तो थर्ड पार्टी है ना बच्चों यहाँ पे, वो प्राइस तो बताना चाहती है लेकिन उसको रोका जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस। मान लो जी हो सकता है बायर बोल रहे हैं, बायर कह रहे जी देखो जी ऐसा है प्राइस नहीं बताना बिल्कुल भी, या फिर सेलर भी रोक सकता है, सेलर भी कह सकता है कि जी प्राइस नहीं बताना। ठीक है, तो मतलब यहाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, या तो फॉल्ट किसका है बच्चों, बायर का फॉल्ट है रोकने के पीछे, या फिर सेलर का फॉल्ट है। तो भाई सीधी सी बात है, जिसका भी फॉल्ट है, पार्टी इन फॉल्ट मस्ट पे डैमेजेस। इसको दूसरी पार्टी को बच्चों पे, थर्ड पार्टी को नहीं बच्चों यहाँ पे, या तो सेलर को या फिर बायर को, डिपेंड करेगा ना कि पार्टी इन फॉल्ट कौन है। अगर बायर फॉल्ट में है तो सेलर को पे करेगा, सेलर अगर फॉल्ट में है तो बायर पे करेगा, सेलर पे करेगा सपोर्ट में। तो दैट्स योर पॉइंट जो पे कवर किया गया, इसमें क्या क्या जब होंगी, किस तरीके से प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। और बच्चों ये टॉपिक देखने में मैं बार बार कह रहा हूँ छोटा टॉपिक है, बट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक यहाँ पे बच्चों करना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, यहाँ पे क्या क्या चीज आपको बताई गई। तो बच्चों प्राइस में बी फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज, उसी टाइम में फिक्स कर सकते हैं, या फिर उसमें एक तरीका लिख सकते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हम निकालेंगे। या फिर बच्चों यूसेज कस्टम के थ्रू निकाल देंगे, रीति रिवाज जो होते हैं, ठीक है, या फिर मार्केट से पता कर लेंगे, रीजनेबल प्राइस को नहीं पता कर लेंगे, या फिर बच्चों ये भी नहीं होता है तो फिर लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है, थर्ड पार्टी। ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना, एक ही लाइन में आपको पढ़ाने वाला हूँ। वेयर द थर्ड पार्टी इज नॉट विलिंग या फिर अनेबल, ठीक है, अगर वो फिक्स नहीं कर पा रहे बच्चों पे और गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था, तो बच्चों क्वांटिटी क्या कर देंगे, वॉइड कर देंगे जी, पैसा इसका पता ही नहीं चल पा रहे तो वॉइड ही कर रहे हैं हम। दूसरा बच्चों यहाँ पे वही सेम विलिंग नहीं है लेकिन गुड्स डिलीवर हो चुका था और बायर उसका बेनिफिट भी अगर ले चुका था, तो बच्चों अब तो उसको एक अमाउंट पे करना ही करना पड़ेगा, बायर को ही मस्ट पे रीजनेबल अमाउंट फॉर द देम। और बच्चों अगर थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है, प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड फ्रॉम द वैल्यूइंग द प्राइस एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सेलर या बायर, तो बच्चों पार्टी इन फॉल्ट इज लाइबल टू पे द डैमेजेस टू द अदर पार्टी। बच्चों वहां पे वो लाइबल रहेंगे कि उनको डैमेज पे करना पड़ेगा टू द अदर पार्टी। दैट्स योर पॉइंट जो बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया, इसमें क्या चीज आपके यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों पे किसमें क्या चीज आपकी कवर की गई है। एंड बार बार गया बच्चों पे, ये प्राइस का टॉपिक कई बार एग्जाम में से पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है इसमें क्या चीज आपको बताई गई है। ठीक है, तो बच्चों बस छोटी छोटी दो चीजें और रह गई हैं आपकी, उसके बाद यूनिट नंबर 1 बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। और टेक्निकली अगर बात करूं बच्चों पे, तो यूनिट नंबर 1 आपकी हो ही चुकी है। ये तो लास्ट के छोटे छोटे कहते हैं ना कि छोटे छोटे जो टॉपिक रहते हैं बस वही पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वन दिया गया स्टिपुलेशंस एज टू द टाइम। बच्चों स्टिपुलेशंस का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेशंस का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड द टर्म्स। टर्म्स लगा दिया था ना पे, तो उसको क्या बोला था, दिस इज कॉल्ड द स्टिपुलेशंस एज टू द टाइम। अब मान लो बच्चों बायर ने ना कोई गुड्स खरीदा है, लेकिन बायर ने कहा जी मैं 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा, मतलब टाइम किस का दे दिया बच्चों, टर्म्स किस की लगा दी, टाइम की लगा दी, पेमेंट की लगा दी। या फिर हो सकता है जो सेलर ने कहा हो कि भाई मैं 2 दिन में गुड्स आपको डिलीवर करवा दूंगा, तो बच्चों यहाँ पे किस इसके लिए इसेंस हुआ, किस इसके लिए टर्म्स लगाई गई, गुड्स डिलीवर करने के लिए टाइम लगाया गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे वर्ड ध्यान से पढ़ना, दो टर्म्स यहाँ पे ली गई है, पहली कौन सी ली गई है, टर्म्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस, दूसरा के लिए आ गया टर्म्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। बच्चों याद रखना अगर प्राइस पे करने की बात आई ना तो उसको कभी भी इसेंस नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा जी सेलर को कोई बात नहीं लेट हो रहा है, हाँ आप पेनल्टी नहीं लो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करोगे, ये साफ साफ उसने बता दिया यहाँ पे कि भाई वो इज टू बी द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बच्चों पे माना जाएगा, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, और बच्चों अगर वो डिलीवर द गुड्स है इज कंसीडर टू बी द इसेंस, इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा अगर डिलीवरी है तो। मान लो बच्चों देखो सीधी सी बात है, बोल सकते हैं ये सिचुएशन बायर के फेवर में है, अगर सेलर ने गुड्स डिलीवर करने में टाइम लगाया तो बायर के पास ऑप्शन रहेगी कि वो गुड्स को कैंसिल भी कर सकता है और गुड्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं डिले हुआ है। तो दैट्स मीन यहाँ पे कि डिलीवरी को इसेंस मानेंगे लेकिन प्राइस को इसेंस नहीं मानेंगे, मतलब प्राइस में लेट हो भी जाए तो यहाँ पे कहा गया जी आप पैसे लो काम खत्म करो, बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके गुड्स वापस नहीं मांगोगे यहाँ पे। सोचो क्या लिखा गया, नॉन परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम विल रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of buyer, that's the point।
तो बच्चों याद रखना, गुड्स डिलीवर केस में अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है तो वहां पर कॉन्टेंट आपका वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ बायर। बायर के ऑप्शन में वहां पे रहेगा, दैट्स योर पॉइंट, आपको यहाँ पे बताया गया वहां पे। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट। वहां पे क्या कवर किया गया था, ये स्टिपुलेशंस एज टू द टाइम, कि भी इसमें क्या क्या चीज आपकी बताई गई है, तो उसको वहां पे कवर आपका किया गया है। ठीक है जी। अब आता है बच्चों यहाँ पे लास्ट वन टॉपिक, दैट्स कॉल्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स। ये मैं चाहता हूँ बच्चों यहाँ पे इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, इसमें क्या क्या चीज आपकी बताई गई है। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझो बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मान लो बच्चों जी एक पर्सन में ले रहा हूँ यहाँ पे सेलर, सेकंड वन है बायर बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अभी जो बायर है ना बच्चों, ये दिल्ली में रहता है, दिल्ली, और जो सेलर है ये बच्चों मुंबई में रहता है। बायर जो है बच्चों वो मुंबई जाता है, कुछ गुड्स उसको खरीदारी करनी होती थी, ये मुंबई जाता है, गुड्स देखता है और गुड्स पसंद कर देता है। ठीक है, और सेलर से कहता है भाई साहब एक काम करना, ये जो गुड्स है ना ये मैं अभी लेके नहीं जा रहा हूँ, इस गुड्स को दिल्ली भिजवा देना। सेलर कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा, जो हुक्म मेरे आका, जैसा आपने कहा हम ये गुड्स को डिलीवर करवा देंगे आपको। ठीक है जी। अब जो सेलर क्या करता है, वही सारा गुड्स लेके जाएगा एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास और कहेगा जी ट्रांसपोर्ट महाराज हमें ना ये गुड्स दिल्ली पहुंचाना है। उसको एड्रेस वहां पे दे दिया जाएगा कि सर मैं गुड्स दिल्ली लेके जाना है। ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहेगा "नहीं, कोई दिक्कत नहीं है"। तो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या करेगी, एक बिल तैयार करेगी, ठीक है सर ये बिल लीजिए, और बच्चों इसकी 4 रिसिप्ट बनाई जाएंगी, 4 रिसिप्ट। तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है। 4 रिसिप्ट बच्चों यहाँ पे इसने बनाई, और 4 रिसिप्ट बनाने के बाद बच्चों यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने क्या किया, 2 रिसिप्ट तो इनको दे दी, 2 रिसिप्ट अपने पास रिटेन कर ली। ठीक है, अभी बताऊंगा जो यहाँ पे 2 रिसिप्ट किस लिए रिटेन किया यहाँ पे। अब जो सेलर क्या करेगा, सेलर उसमें से एक रिसिप्ट इनको सेंड कर देगा। अब जो देखो सेंड कर दिया एक रिसिप्ट, अब इसके बाद क्या होगा जहाँ पे, जब ये ड्राइवर यहाँ पे भेजेगा ना, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला पर्सन ड्राइवर लेके भेजेगा, तो एक स्लिप इसको दे देगा और क्या कहेगा इसको कि भाई साहब बायर के पास भी एक स्लिप होगी, आप उससे मैच करके तभी वो डॉक्यूमेंट देना, तभी वो गुड्स उसको देना वहां पे। ट्रांसपोर्ट कहेगा हाँ जी सर समझ में आ गया, टेंशन मत लीजिए, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो दैट्स बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पास जाएगा, तो बच्चों अल्टीमेटली क्या है, बायर के पास गुड्स पहले नहीं आया था, लेकिन क्या गुड्स लेने का राइट आ चुका था, नहीं आ चुका था बच्चों, तो वहां पे बच्चों गुड्स लेने का राइट उसके पास ऑटोमेटिकली आ गया था। तो बच्चों याद रखना, ये जो रिसिप्ट दी जाते हैं ना, इसी को ही क्या नाम बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, जब सिंपल बायर जब खुद गुड्स को लेके नहीं जाता है, वो गुड्स कह रहे हैं जी सेलर को ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू आप भिजवा देना, तो उसी को बच्चों यहाँ पे क्या नाम दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बच्चों यहाँ पे इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों गुड्स किसी भी तरीके से भेजा जा सकता है। मान लो जी गुड्स भेजा जा रहा है बाय रोड, तो बच्चों बाय रोड उस डॉक्यूमेंट टाइटल को नाम क्या दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द रोड रिसिप्ट। उसको बच्चों रोड रिसिप्ट भी कह सकते हैं, या फिर इसका बच्चों एक नाम और होता है, दिस इज कॉल्ड लोरी रिसिप्ट। ठीक है, तो उसको बच्चों रोड रिसिप्ट भी कह सकते हैं, लोरी रिसिप्ट भी इसको कह सकते हैं। या फिर मान लो बच्चों अगर बाय ट्रेन आप भेजते हो, तो जो उसका नाम यहाँ पे दिया गया, दिस इज कॉल्ड द रेलवे रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे रेलवे रिसिप्ट। तीसरा होता है बच्चों यहाँ पे, अगर आप बाय शिप भेजते हो बच्चों यहाँ पे गुड्स को, तो बच्चों डॉक्यूमेंट टाइटल को क्या बोलेंगे, बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग। अगर बच्चों आप बाय एयर भेजते हो, तो बच्चों इस डॉक्यूमेंट टाइटल को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द एयर वे बिल। तो बच्चों ये नाम याद रखना, यहाँ पे बाय रोड क्या बोलते हैं, बाय ट्रेन क्या बोलते हैं। अगर बच्चों मान लो गुड्स कहीं पे वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड द वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। तो बच्चों ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के नाम है, कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किस किस को यहाँ पे कहा जाएगा, दैट्स द रोड रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल, और दैट्स कॉल्ड बच्चों वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, जहाँ पे कवर किया गया, जो जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यहाँ पे कहते हैं। तो अब बच्चों पढ़ते इसमें देखो क्या लिखा गया, कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज एनी रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज ट्रीटेड
इन द रेगुलर कोर्स ऑफ द बिजनेस एज एडिक्वेट एविडेंस। तो यूज किया जाता है ना कि भाई उसके पास गुड्स का टाइटल आने वाला है, तो जो डॉक्यूमेंट जिसके पोजीशन में बच्चों वहाँ पे वो रिसीव कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है द डॉक्यूमेंट, एंड राइट टू ट्रांसफर द रिसीव द गुड्स, वहाँ पे वो ले सकता है बच्चों पे जिसके पास डॉक्यूमेंट टाइटल है। जैसे नाम क्या क्या लिखे बच्चों पे, बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट, वेयर हाउस सर्टिफिकेट, वेयर हाउस रिसिप्ट, तो ये सब किसके टाइप है बच्चों पे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के यहाँ पे टाइप्स आपके रहेंगे। तो ये था बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आपका, जो मैंने आपको कहा था ना आज यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 1 बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आप खुद सोल्व करोगे जो यहाँ पे आपको बताया गया बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1 जो, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 तो नहीं कह सकते, मतलब यूनिट नंबर जो 1 है बच्चों आपकी, ये हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई है, जिसका नाम क्या था बच्चों, बेसिक्स ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो बेसिक बच्चों हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों यहाँ पे ना अब धीरे धीरे अब टॉपिक को और भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए चलेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक ना जो यूनिट नंबर 2 दी गई है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे कंडीशंस क्या होता है एंड वारंटीज क्या होता है। लेकिन बच्चों नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूंगा। आज हम अपनी सिर्फ यूनिट नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो आपको बच्चों ये एक एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है, क्योंकि इसी के बेस पर ही आगे आपकी यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4 वो सारी आपकी होने वाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो अभी आपको बच्चों इतना इसके अंदर करके आना है। ठीक है, मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।